हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है कि 4 ही तरीकों से एक इंसान काम करता है: प्यार, शौक, लालच या डंडा। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से मोटिवेशन फैक्टर कहाँ क्या ड्राइव कर रहा है उस इंसान को। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, राइट? सब इंजीनियर्स जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को किक तभी मिलती है जब हमने कुछ बनाया वो चल रहा है फील्ड पे। फुल स्टैक जो प्लेटफॉर्म आप बात करते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि दैट इज अ विनिंग फार्मूला फॉर इंडियन एनवायरनमेंट? तो हम लोग ये देखते हैं कि हम वो चीज़ें करें जिससे हमें ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है। कि अगर हमें कुछ इनोवेट करना है या कुछ नया बनाना है, वी विल बी द फर्स्ट वन और फास्टर टू डू इट। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, यू विल ऑलवेज सी कि स्टार्टअप्स आर द वन हु डिसरप्ट इट। कहाँ आपको लगता है कि ये जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ वी मे फेल? अगर किसी सेक्टर में हम अर्ली हैं वो भी बुरा है, किसी सेक्टर में हम लेट एंट्रेंट हैं वो भी बुरा है, और मार्केट कैसे मूव कर रही है वो एक बहुत डायनेमिक मूविंग पॉइंट है। इसमें प्राइवेसी का किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है? प्राइवेसी आई विल से कि एक सेकेंडरी कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न कंसेंट है। अगर हमें एक राइट मिले चेंज करने का जो कि ईवी अडॉप्शन को सडनली एक बूस्ट दे सके, तो वो पॉलिसी में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं? सर्विसेबिलिटी ऑफ द व्हीकल जो होती है, जैसे कि अपनी पेट्रोल डीजल की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, कोई भी सर्विस कर सकता है, पर ईवी में नहीं हो सकता ऐसा। बैटरीज के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? आई थिंक एक तो ये है कि December 2021, three friends meet and decide to create an impact in the energy sector of India. Hello everyone, I am Sachin Agarwal. Welcome to another episode of the Vision Grid. Today with me, two of the founders of the energy company are here with me, Prashant and Rahul. Hello Prashant, hello Rahul, how are you? hi Sachin. Hi Sachin, yeah, we are good. I'm really glad to have you both here. Yeah, same here. Yeah. So, how it all started, the complete story. The audience want to understand. Today you are doing really good, Yeah. and people want to understand what kind of impact you are trying to create and how did the story really start. Sure. Please share some. Any one of you can. Sure. take this Yeah. question. Yeah, so we actually started this company in December 21, but we come from a strong experience in this sector. तो हम लोग मेरा बैकग्राउंड अलग रहा है, मेरे बाकी तीनों को फाउंडर्स उनका बैकग्राउंड अलग है, तो वो आई गेस प्रशांत कवर कर देंगे। तो आई डिड माई बैचलर्स, उसके बाद आई वाज वर्किंग इन दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। वी यूज्ड टू डिज़ाइन बैटरी टेक्नोलॉजीज, देन वर्कड ऑन कंसल्टिंग for a short time frame, and then for 2 years I was working at Numerous Motors, which is the vehicle OEM arm of Mycelio. So that is the company where I met Prateek, Prashant, and together we decided कि we come from a strong product background, and we found that there are big all the large problems in the energy ecosystem come around batteries. Okay. So था कि अगर हम लोग इस एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं तो we are the right fit to solve all these challenges. And with that mindset we started this company together. Great. So, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं, आई थिंक वेल पुट, बट आई वाज एट एथर, तो मैं, प्रतीक एंड विनय, वो इज द फोर्थ वन, वो जॉइंड अस लेटर। तो हम, मैं और प्रतीक एक्चुअली एक ही टीम का पार्ट थे, एंड वी यूज्ड टू रिपोर्ट टू द सेम मैनेजर। तो हमारा बैकग्राउंड वाज मोस्टली ऑन द मैकेनिकल साइड, तो हम लोग एथर बिल्ड करते करते फ्रॉम 14 to 20 आई वाज देयर, एंड 2020 में आई जॉइन माइसीलियो। तो वहाँ पे हम लोग न्यूमरॉस मोटर्स के लिए पर्पस बिल्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बना रहे थे। वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कट करो इस प्रॉब्लम को, बैटरीज विल ऑलवेज बी एट द हार्ट। तो वहाँ से आइडिया चालू हुआ। Great. Ather Energy to Numerous and then to the energy company. तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो इंडिया में एक अच्छे स्कूटर्स जो कंपनीज बना रही हैं, उन कंपनीज के साथ में काम किया, तो आपने वो स्टोरी देखी है जो दुनिया ने नहीं देखी, राइट? तो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वर एबल टू सी, एंड कौन से गैप्स आप लोगों को दिखाई दिए स्पेसिफिकली? आपने बोला कि बैटरी विल रिमेन चैलेंज, राइट? तो आप लोगों ने और क्या गैप्स देखे जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं, द एनर्जी कंपनी की रिक्वायरमेंट है? आई थिंक एथर में रहते हुए एक चीज़ तो क्लियर थी कि हम लोग सब कुछ ग्राउंड सब बना रहे थे। तो एक्सेप्ट मे बी द मोटर, उसके अलावा हम लोग सब कुछ इन हाउस बना रहे थे। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो एक फ़ायदा होता है फॉर एनी प्रोडक्ट, दैट वी गॉट। तो मेरी जर्नी वहाँ से थी कि भाई वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो फ़ायदे होते हैं, दैट आई हैड सीन ऑलरेडी। जब हम माइसीलियो में थे, न्यूमरॉस में, हमारी एक सिस्टर कंपनी भी होती थी उस टाइम पे, एंड स्टिल देयर, लाइटनिंग लॉजिस्टिक्स। तो दे यूज्ड टू रन द फ्लीट
फॉर डिलीवरिंग व्हीकल्स, स्विगी, जोमेटो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उनके साथ काम कर करके रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग फिगर आउट कर चुके हैं चैसी बनाना, बॉडी बॉक्स बनाना। बट बैटरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो डाउन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक 2021 के आसपास और 2020 के आसपास, वी रियलाइज कि जो भी उनका डाउन टाइम है उसमें से 30% रिलेटेड टू बैटरीज ही है। तो वहाँ से गैप रियलाइज होता है कि भाई आप एक तो आपका डाउन टाइम ज़्यादा है, ऊपर से अगर आपको ऑपरेशन ज़्यादा करने हैं, मान लो आपको 150 किलोमीटर चलाना है, 200 किलोमीटर चलाना है, तो आपको 2 या 3 बैटरी रखनी पड़ेंगी। तो दैट मीन्स इकोनॉमिकली वायबल फिर से नहीं है, क्योंकि आप पहली बात तो एक बैटरी इतनी महंगी थी उस टाइम पे, एंड देन यू आर एडिंग 2 एंड 3 मोर बैटरीज। तो देन वी रियलाइज्ड कि गैप यहीं पे है कि आपका चार्जिंग टाइम इतना ज़्यादा है कि आपको ऑपरेशन स्केल करने में बहुत टाइम लगता है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी रियलाइज्ड। प्रशांत, आप एथर की टीम से आते हैं एंड बाहर से लुक्स लाइक कि इट शुड बी अ वेरी वाइब्रेंट टीम इनसाइड, राइट? और बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर होगा। तो कौन से लेसन्स आपने वहाँ से लर्न किए, या कौन से लेसन्स आप एनर्जी कंपनी में लेके आए? बिल्कुल, आई थिंक सबसे जो बड़ी चीज़ थी व्हेन एथर स्टार्टेड 14-15 के आसपास, द फर्स्ट थिंग वी रियलाइज्ड इज़ कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो होती है एक इंजीनियर से लेके राइट टू अ डायरेक्टर लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल मैं फ्रेशर था व्हेन आई वाज देयर इन द कंपनी, एंड मेरा एक जो भी रोल था मेरा, आई वाज इन द सिमुलेशन टीम। तो आई यूज टू ओन द एंटायर सिमुलेशन। तो उसका मतलब ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पार्ट सिमुलेट होके वैलिडेट करना है। ऐसे ही सिमिलरली एक कैड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पार्ट वो ओन करेगा। तो ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, ये दैट वाज रियली गुड एथर में, एंड वो हमने कैरी फॉरवर्ड करा है एनर्जी कंपनी में भी। क्योंकि होता क्या है कई बार कि आपको ऐसा जैसे एमएनसी कल्चर बहुत अलग है। एमएनसी कल्चर में क्या होता है कि आप एक पार्ट बना रहे हो, तो आगे पीछे का आपको आइडिया नहीं होता है कि वो पार्ट कौन बना रहा है। कहीं कोई ग्लोबली, अगर कोई ग्लोबल टीम है तो इंडिया में कोई कुछ बना रहे हैं, यूएस में कोई कुछ बना रहे हैं, तो यू विल हैव टू हैव सिंकअप्स। तो एक कंप्लीट ओनरशिप नहीं मिलती है, एंड उसकी वजह से पेस स्लो जाती है डेवलपमेंट की। तो दिस इज व्हाट वी रियलाइज कि अगर आपको पेस बढ़ानी है डेवलपमेंट के, तो यू नीड टू गिव पीपल दैट ओनरशिप। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा लेसन था फ्रॉम एथर। जब हम द एनर्जी कंपनी की बात करते हैं, तो आप उसको एक फुल स्टैक फुल स्टैक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे आप बताते हो। तो इसको आप ब्रेकअप करके ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएंगे? तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो इसीलिए हमने नाम भी द एनर्जी कंपनी रखा था, क्योंकि हम चाहते ही थे कि हमारी विजन थी कि मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे पर हम रहना पूरे इकोसिस्टम में चाहते हैं। अब स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए, तो हम लोग फुल स्टैक एनर्जी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जब भी हम बैटरी को समझते हैं तो उसके अंदर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। बैटरी के अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि पीसीबी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग फुल स्टैक का मतलब है कि हम लोग सेल टू पैक की कंप्लीट टेक्नोलॉजी इन हाउस ओन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हमने डिजिटल ट्विन बनाया हुआ है बैटरी का, जिसका जो कि क्लाउड पे देख पाता है कि बैटरी कैसे यूज़ हो रही है, एब्यूज़ तो नहीं हो रही है, और उसके प्रिकॉशनरी कुछ मेजर्स लेने हैं उन सब चीज़ों पे। तो फुल स्टैक के अंदर पहला तो आ गई हमारी थर्मल की लेयर, थर्मल और मैकेनिकल की लेयर। भारत के वातावरण के लिए थर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा हाई टेम्परेचर जोन में रहते हैं। तो अगर कोई भी पीक पावर, ज़्यादा करंट, ज़्यादा हाई पावर पे व्हीकल चलाता है तो बैटरीज और ज़्यादा गर्म होती हैं, तो उनकी लाइफ और कम हो जाती है। तो हमारी पहली लेयर ऑफ इनोवेशन थर्मल्स पे है, फुल स्टैक का पहला हिस्सा है। सेकेंड लेयर ऑफ हमारे टेक्नोलॉजी स्टैक BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेयर है जो मेक श्योर करता है कब चार्ज, कितना एनर्जी बचा हुआ है सिस्टम के अंदर, और अगर कोई भी अब्यूज़ कंडीशन आ रही है तो बैटरी को ऑफ करना। और इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्लाउड मॉनिटरिंग टूल बनाया हुआ है जो कि उस डेटा को क्लाउड में जाके स्टोर कर रहा है और इनसाइट्स जनरेट करके दे रहा है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। ग्रेट। दो नाम हम आपकी वेबसाइट्स में और आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम देख पा रहे हैं, फ्लेक्सी पैक और फ्लेक्सी ट्विन के नाम से, राइट? तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ये दोनों हैं क्या, एंड सेकेंडली जब आप फुल स्टैक जो प्लेटफॉर्म आप बात करते हैं, राइट, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ विनिंग फार्मूला फॉर इंडियन एनवायरनमेंट? श्योर।
शांत? I think so Flexi Pack और Flexi Twin तो I think so basically Flexi क्या है वो वही full stack platform का नाम Flexi है. Flexi क्यों नाम है उसके 2-3 reasons हैं. Flexibility से आया है basically कि we are flexible to be charged anywhere, agnostic वाला element हो गया. We are flexible to go into any vehicle, तो एक वो element हो गया. तो ये 2 चीज़ों को मिला के फ्लेक्सी प्लेटफॉर्म बना और उसके 2 पार्ट हैं. एक पैक हो गया जो कि सेल टू पैक व्हाट राहुल वाज टॉकिंग अबाउट, और फिर हो गया कि पैक टू क्लाउड. तो वो पैक टू जो क्लाउड है दैट इज फ्लेक्सी ट्विन व्हिच इज अ डिजिटल ट्विन ऑफ दिस फ्लेक्सी पैक इटसेल्फ. तो ये 2 चीज़ें हैं. क्यों हमें लगता है बिकॉज एक तो सेम आई विल गो बैक टू एथर की लर्निंग कि वर्टिकली इंटीग्रेट जब आप करते हो कोई भी चीज़ें तो आपका कंट्रोल जो है प्रोडक्ट पे वो ज़्यादा होता है. यस. हमारे केस में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 ही चीज़ें. तो बिकॉज इसका टाइट इंटीग्रेशन है सो वी आर एबल टू कंट्रोल डिफरेंट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट कि अगर मेरे को फास्ट चार्जिंग देनी है बट अगर मेरे को लाइफ भी इंप्रूव करनी है, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं. बट मैं क्यों कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टैक ओन करता हूँ. सो दैट इज़ वन एडवांटेज. सो कंट्रोल ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पुट टुगेदर ये हमारे को बेटर मिलती है. इसी की वजह से बिकॉज वी आर एबल टू डू इट हम ज़्यादा वैल्यू ऐड दे पाते हैं कस्टमर को. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे डीप डिस्चार्ज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैटरीज में. आपको भी आइडिया है कि भाई डीप डिस्चार्ज हो जाता तो फिर वारंटी क्लेम्स और ये सब ग्लेम चालू हो जाता है. फिर हमने क्या किया कि जो हमारा ट्विन है वी हैव प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. तो डीप डिस्चार्ज जाने के 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले ही हमारे प्लेटफॉर्म विल कीप शूटिंग ईमेल्स या व्हाट्सएप अलर्ट्स टू कस्टमर और हमारी सर्विस टीम को कि भाई ये जो सीरीज ऑफ पैक्स हैं इनमें चांसेस हैं कि डीप डिस्चार्ज जा सकते हैं तो आप एक्शन ले लो. तो वो जो चीज़ है बहुत छोटी सी चीज़ है बट इससे क्या होता है कि जो फील्ड में हमारे साथ हुआ था कि लगभग कुछ 10 से 15 पैक थे विच वी रियलाइज्ड एंड इंटीमेटेड द कस्टमर कि भाई आप ये चार्ज कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो डीप डिस्चार्ज में जाएगा और आप ही का ऑपरेशन हर्डल होएगा. तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते अगर हम ये स्टैक ऑन नहीं करते. करेक्ट. अगर हम किसी का और का क्लाउड प्लेटफॉर्म लेते हैं फॉर एग्जांपल तो मेरे को उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई क्या चल रहा है. तो ये ऑन करने का ये फ़ायदा है कि हम वैल्यू ऐड ज़्यादा दे पा रहे हैं कस्टमर को. तो ये इन 2-3 चीज़ों के रीजंस की वजह से हमें लगता है कि दिस इज़ अ विनिंग फार्मूला नॉट जस्ट इन मोबिलिटी बट एनी अदर एनर्जी बैकअप सिस्टम. सही है. सो जब आपने ये बात कही कि हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करने के बजाय हमने खुद का अपना प्लेटफॉर्म रेडी किया, राइट? तो एक बिल्ड वर्सेस बाय की एक थियरी जो है यूजुअली स्टार्टअप्स में रहती है. उसमें 2 तरीके हैं. सब कुछ हम एक साथ खुद बिल्ड नहीं कर सकते. आपने प्रीवियस कंपनीज में देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग खुद डेवलप कर रहे थे, राइट? लेकिन स्टार्टअप बीइंग ए स्टार्टअप ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि उतनी सारी टीम को असेंबल करना और उन सब चीज़ों पे एक साथ काम करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम. बिल्कुल. और कई बार रेडी सॉल्यूशंस वो अवेलेबल होते हैं, राइट? आपने कहा कि यस एक्सेसिबिलिटी में चैलेंजेस आते हैं, राइट? बट फॉर द टाइम बीइंग सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं. सो व्हाट थियरी डज द एनर्जी कंपनी बिलीव्स इन? राहुल, आई वांट. सो हम लोग इसके अंदर बिल्ड वर्सेस बाय के डिसीजन को इंटरनली भी जब डिबेट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम वो चीज़ें करें जिससे हमें ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है. तो मैं डिफाइन लेवरेज इसको इस तरीके से करूँगा, या तो हमें टेक्नोलॉजी प्ले में लेवरेज मिले कि हमने कुछ ऐसा लेयर बनाया जो किसी के पास नहीं है तो हमारे को बनाने में फ़ायदा है, या हमारे को उसका एक अल्टीमेट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है. मान लीजिए अगर हम वो मार्केट से चीज़ लेते हैं तो वो अगर 100 रुपये की पड़ती है और अगर इंटरनली बनाने में 50 रुपये की पड़ रही है और कम टाइम फ्रेम के अंदर कम डेवलपमेंट कॉस्ट में, तो डेफिनेटली वो बनानी चाहिए. तो ये दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके हम डिफाइन करते हैं कि क्या पार्ट हमारे टेक्नोलॉजी स्टैक का कुछ कंपोनेंट लेवल पे हमें बाय करना है और क्या पार्ट टेक्नोलॉजी स्टैक का हमें बाहर से मतलब इन हाउस बनाना है और बाहर से लेना है. बिल्कुल, राइट, ग्रेट. जब हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सेल जो है हमारे बैटरी का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, राइट? और आज भी जब हम देख रहे हैं तो चाइना इज द लीडिंग द गेम. बिल्कुल. आज हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर, whatever we agree disagree we can debate, but डिपेंडेंसी चाइना पे. सो क्या हम द एनर्जी कंपनी को आने वाले टाइम में वर्टिकल इंटीग्रेशन की जहाँ बात होती है तो क्या हम आप ये भी देखते हो कि यू विल एंटर इनटू सेल मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप सेल टू पैक वाले ही सेगमेंट को कैटर करना चाहते हो? तो इसके अंदर हम लोगों का प्ले ये है कि हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे को ये नहीं समझ आ रहा है आज के टाइम में कि क्या हम राइट टू विन बना पा रहे हैं. मैं सेम अपने लेवरेज वाले पॉइंट पे जाऊंगा
क्या हमारे को इससे अल्टीमेट कोई टेक्नोलॉजी हमने बहुत यूनिक आइडेंटिफाई की है? नहीं की है। क्या हमारे को अलग से कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है? नहीं। और उसका लीड टाइम, क्वालिटी इंश्योर करना, तो फॉर द शॉर्ट टाइम फ्रेम हम लोग क्लियर हैं, हम लोग सेल्स बाहर से ही लेंगे। इनफैक्ट हम लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स कर रहे हैं सेल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो हमें एडवांटेज देता है कि वो कुछ भी सेल में अगर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। इसके साथ एक और क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया में बैटरीज की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट? आई कैन नेम इट, एमरॉन है, एक्साइड है, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिन मतलब 5,000 10,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर्स है उनके पास में। एंड ये कंपनियां भी लिथियम, पहले लेड एसिड बैटरीज में थे, अभी वो लिथियम में दे आर डूइंग देयर फेयर वर्क इनटू लिथियम। एंड जब ये कंपनीज सेल्स बनाएंगी, राइट, सो दे विल मेक देयर पैक्स ऑल्सो। Most of the companies, as I know, they are developing their packs also. So they will have the advantage there, right? So do you have some strategy already with you कि जहां आप उन कंपनीज, जब वो कंपनीज फुल फ्लेज में होंगी सामने, तो वहां पर आप उनको बीट कर पाओगे या आप उनको साथ compete कर पाओगे? हाँ, इसके अंदर ना मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एक एग्जांपल लेता हूँ। तो बहुत सारी कंपनीज हमें हम इंजन की तरह देखते हैं इससे। तो जो लोग बहुत अच्छा इंजन बनाते हैं वो क्या परफेक्ट व्हीकल्स बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इंजन बनाने वाली कंपनीज अपने भी व्हीकल बनाती हैं और बाकी कंपनीज को भी इंजन सप्लाई करती हैं। Yes. हमें लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर बैटरी प्ले के अंदर भी ऐसे ही आएगा कि जो सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना एक बैटरी पोजीशनिंग रखेंगे, पर हमारी जैसी कंपनी के पास फिर भी एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो हमारा टेक्नोलॉजी प्ले से आता है। हम लोग फ्रंट एंड इंटीग्रेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, कंज्यूमर फेसिंग साइड पे। तो सेल्स तो हमने बाहर से लिए, पर उसके अलावा थर्मल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म और बाकी प्रोडक्ट के ऊपर स्मार्ट फीचर्स और एक्सपीरियंस, वो टेक्नोलॉजी लेयर हम लोग बना रहे हैं। Great. So Prashant, you want to add something? हाँ, सो इसमें आई विल से कि एक स्टार्टअप वर्सेस कॉर्पोरेट जो होती है ना, एजिलिटी बहुत मैटर करती है। कि एक स्टार्टअप के पास भले ही वो आज हम 50 लोग हैं, कल 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, एजिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है एक स्टार्टअप के पास वर्सेस अ कॉर्पोरेट। तो वो हमारे फेवर में काम करेगी हमेशा कि अगर हमें कुछ इनोवेट करना है या कुछ नया बनाना है, कर्व से आगे रहना है, तो वी विल बी द फर्स्ट वन और फास्टर टू डू इट। क्योंकि वही अगेन प्रोसेस पे बात आ गई कि एंड दैट इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग इट कि भाई आपके पास आप प्रोसेस फॉलो करो, आप सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन तरीके से बनाओ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट कम हो जाता है, कम रेट पे जाता है। और जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, यू विल ऑलवेज सी कि स्टार्टअप्स आर द वन वो डिसरप्ट इट। तो वही हम भी उसी स्टेज पे हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं, फॉर एग्जांपल एटमबर्ग हो गया, पंखों में उनकी सक्सेस स्टोरी है, राइट? किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि पंखों को डिसरप्ट कर सकते हो आप, और जब आप ओरिएंट से भिड़ जाओगे या जो भी चीज़ें हैं। तो हम भी वैसा देखते हैं कि इस स्पेस में भी ऐसा ही होगा कि देयर विल बी अ फ्यू गुड स्टार्टअप्स हु विल कीप डिसरप्टिंग द मार्केट। सही है। क्या हम नियर बाई, अगर मैं पॉलिसीज़ की बात करूं, तो स्टैंडर्ड्स किस तरह से सेट हैं अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और क्या चेंजेस हम नियर बाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी? आई थिंक स्टैंडर्ड पिछले 3-4 साल से काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फ्लश आउट हो गए हैं। टाइप 6 और टाइप 7 लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, और CCS2 आपका फास्ट चार्जिंग फॉर द कार्स एंड हाई वोल्टेज सिस्टम। तो यही दो आई थिंक हमें लगता है कि आगे जाके भी यही रहेगा। टाइप 6 और टाइप 7 में क्या होता है विच वी डोंट नो कि इनमें से एक जीतेगा नहीं जीतेगा, बट वी आर हमने दोनों अडॉप्ट करे हुए हैं। तो कल को चल के जो भी आगे विन करता है विल बी इन अ पोजीशन टू अडॉप्ट दैट। या बट अभी आई थिंक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि अभी आई थिंक सिचुएशन बहुत बेटर है पिछले 3-4 साल पहले से। यस। सो द एनर्जी कंपनी के बारे में जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया, तो मुझे ये लगा था कि आप लोग 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स के लिए बैटरी बना रहे होंगे, राइट? तो मुझे कहीं पढ़ने को मिला कि आप लोग रेसिडेंशियल, आपकी जो बैटरी पैक्स हैं वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को भी पावर कर सकते हैं, राइट? तो क्या आप लोग गोइंग फॉरवर्ड ESS में भी आना चाहते हो? हाँ जी, हम लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट की थी हम तब भी बहुत क्लियर थे, इसीलिए हमने अपना नाम भी एनर्जी कंपनी रखा था कि हम लोग पूरे एनर्जी इकोसिस्टम में होना चाहते हैं, जहाँ से बिजली बनती है वहाँ तक जहाँ तक बिजली कंज्यूम करता है कस्टमर। तो ये लॉन्ग टर्म विजन हमारे पास पहले से था। मोबिलिटी हमारे लिए हमेशा से एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा है, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डेडिकेटेड फोकस एक्सपीरियंस हमारा उससे था। तो हमने 3 साल उस वर्टिकल को ग्रो किया है,
अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है प्रोसेस। तो एनर्जी स्टोरेज नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है हमारी। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइव हैं, हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है हमारे प्रोडक्ट की, एयरबीएनबीज के अंदर, होम्स के अंदर, विलास के अंदर। इनफैक्ट हम कुछ 4-व्हीलर OEMs के सर्विस व्हीकल्स के लिए भी अपना पावर बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप्स की जो सक्सेस की रेट है इंडिया में, राइट, वो एक बहुत ही कम लो रहती है। बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अभी तक की जो कन्वर्सेशन से मुझे पता चला, राइट। वो वेयर डू यू थिंक थिंग्स में गो रॉन्ग, या कहाँ आपको लगता है कि ये जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ हम वी मे फेल? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट टू से दैट। तो इसके अंदर अगर आप एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से समझने आते हैं, क्योंकि आप भी एक फाउंडर हैं, तो ये बैक ऑफ द माइंड एक चलता रहता है, यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग भी एज फाउंडर्स हमेशा बैक ऑफ द माइंड 5-10% इस पे ध्यान रखते हैं। अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि थिंग्स गो रॉन्ग, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे इन्फ्लुएंस में हैं, पर कुछ चीज़ें आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी आती हैं। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो इसके अंदर है, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो है इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन बैटरीज, ऑन कंपोनेंट्स। जैसे इंडिया के अंदर पॉलिसी को अगर ऐसी आ जाती है, हम इम्पोर्ट टैरिफ्स कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमारी टेक्नोलॉजी लेयर की एडवांटेजेस हैं वो हम कर पाएंगे। पर हमारा प्रोडक्ट अगर कॉस्टलियर है, तो इंडिया बीइंग अ वैल्यू कॉन्शियस बायर इकोनॉमी, हमारे प्रोडक्ट्स को उतनी लाइकिंग नहीं मिलेगी कस्टमर्स के एंड से। और हमारे नेबरिंग जाइंट क्योंकि ऑलरेडी स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग मार्केट का बहुत ज़्यादा शेयर ऑक्यूपाई कर पाएंगे। तो ये हमारे को एक बड़ा थ्रेट की तरह दिख रहा है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनली अगर मैं कहूँ, तो एक स्टार्टअप के पास हमेशा से ये डर होता है कि मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 100% प्रोडक्ट मैच्योर करके निकालूंगा, तो मुझे पता ही नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या वो फाइन पॉइंट ढूंढूं जिसके ऊपर मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकूं, क्योंकि एक टाइमिंग टू मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर किसी सेक्टर में हम अर्ली हैं वो भी बुरा है, किसी सेक्टर में हम लेट एंट्रेंट हैं वो भी बुरा है। तो वो, और मार्केट कैसे मूव कर रही है वो एक बहुत डायनेमिक मूविंग पॉइंट है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं। सो डू यू मीन टू से कि डेवलपमेंट के ऊपर मैं क्या 100% टाइम लगाऊं, या एक रीजनेबल टेस्टिंग कर और उसका प्रोडक्ट निकाल दूं? डू यू मीन टू से दैट और यस, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट को रिलायबल, प्रोडक्ट को सेफ्टी, मतलब वो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर वही आता है। पहला हो गया सेफ्टी, सेकंड पॉइंट हो गया रिलायबिलिटी। तो आप लोग इनफ टेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट को इंटरनली टेस्ट कीजिए, पर क्या 100% परफेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा? तब भी मेरे हिसाब से नहीं। आपको एक पायलट टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग फेज तक जाना बहुत ज़रूरी है, अर्ली कस्टमर्स के साथ टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम इंटरनली सोच पा रहे हैं कस्टमर यूज़ के शायद उससे बहुत ही अलग होगा। तो मैं इनफैक्ट पंजाब से आता हूँ, हमारे वहाँ ट्रैक्टर चलते हैं। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ट्रैक्टर्स के ऊपर ना एक फेंडर लगता है, तो वो पंजाब में बहुत फेल होते थे आज से करीबन 20-25 साल पहले। तो बड़े बड़े ट्रैक्टर OEMs, ग्लोबल OEMs आए कि क्या हुआ है, ऐसा पार्ट कभी ग्लोबली तो फेल नहीं हुआ है। तो पता चला इंडिया में ही ऐसा यूज़ केस है कि ट्रैक्टर के फेंडर के ऊपर लोग बैठते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, आप अगर किसी मूवी वगैरह में देखेंगे। तो सेम पर्सपेक्टिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ भी है हमारे केस के अंदर, कि हमारे को कुछ कॉर्नर केसेस ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कि हमने इंटरनली टेस्टिंग या यूज़ केस के अंदर नहीं सोचे होंगे, जैसे कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है। सो आपने कहा कि हम एक राइट टाइम पे हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और आप एक कॉम्पिटिटिव एज एक प्रोडक्ट में तैयार करना चाहते हो, बिल्कुल कर रहे हैं, एंड सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जांपल आपने बोला कि अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, या तो वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ रॉ मटेरियल की बढ़ जाएं, या फिर फाइनल प्रोडक्ट पे बिल्कुल कम हो जाए, राइट। उस केस में डिफिकल्टी हो जाएगी, और जो एज आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो आर यू ऑल्सो एक्सप्लोरिंग सम फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को, अफ्रीकन मार्केट्स है, मिडिल ईस्ट है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपका टेक वहाँ के लिए कॉम्पिटिटिव इनफ है, और अगर है तो क्या आर यू एक्सप्लोरिंग दोज ज्योग्राफिकल एरियाज राइट नाउ? हाँ, तो हम लोग आउटसाइड इंडिया मार्केट के भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। इनफैक्ट हम ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स डिप्लॉयमेंट स्टेज में हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर एंड इवन कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर। हमारा जो थर्मल लेयर है कि ज़्यादा हायर एम्बिएंट टेम्परेचर में भी हमारा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर पाता है, फास्ट चार्ज कर पाता है, वो ग्लोबल साउथ में कहीं पे भी डिप्लॉय हो सकता है।
और वहाँ पे हमें ऐसा एटलीस्ट जो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स रही हैं, इंडियन ओईएम्स ने अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बीइंग एन इंडियन ब्रांड, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी क्योंकि हमारी अच्छी है और दूसरा इंडियन ब्रांड्स का पोजिशनिंग भी अच्छी रही है इन मार्केट्स के अंदर, तो वहाँ पे हम इन दोनों को लेवरेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ग्रेट। सो प्रशांत, आपसे मैं ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बैटरी लॉन्गर लाइफ के लिए बनाई एंड थर्मली बहुत स्टेबल आप लोगों ने बैटरी पैक बनाया, राइट? तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसमें सबसे जो टफ फीचर था क्रैक करने के लिए वो कौन सा था? क्या वो थर्मल मैनेजमेंट था या फास्ट चार्जिंग था या कुछ और था? आई थिंक ऐसे नहीं बोलेंगे कि फास्ट चार्जिंग, मतलब फास्ट चार्जिंग होने के लिए आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक साथ काम करने चाहिए, राइट? आपको हीट डिसिपेशन करनी है, सेल कितना हीट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए आपके पास BMS अच्छे से होना चाहिए। देन आपके पास जो सॉफ्टवेयर लेयर है उस BMS पे वो अच्छे से काम करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आइसोलेटेड वे में ऐसा कुछ नहीं है कि थर्मल ज़्यादा टफ था या ये ज़्यादा टफ था। आई वुड से कि ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करके गिविंग दैट रिक्वायर्ड फीचर टू द एंड कस्टमर, वो सबसे ट्रिकी चीज़ है। और वही हमारा आप बोलो टेक्नोलॉजी मोट भी है कि सीमलेसली सारे सिस्टम्स एक साथ कैसे काम करें सो दैट यू कैन गेट फास्ट चार्जिंग, यू कैन गेट बेटर लाइफ, डीप डिस्चार्ज अलर्ट्स हो गए जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ों को मैं बोलूँगा कि दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट, कि इंटीग्रेशन के वे में सारी चीज़ें एक साथ सीमलेसली काम करना। जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो बैटरीज में उन लोगों ने काम किया एंड बार बार उनका जो थर्मल डिज़ाइन, बैटरी पैक का बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं, राइट? बट थर्मल में जैसे टेस्टिंग आती है, पिन पेनिट्रेशन टेस्ट आती है, वहाँ पे बैटरी पैक फेल हो जाता है, राइट? एंड इनिशियल लेवल में सिमुलेशन में फेल होता है, बाद में जब रियल वो प्रोडक्ट। एक्चुअली बनाते हैं बैटरी पैक वहाँ फेल आते हैं, राइट? तो इस तरह से कुछ आप शेयर कर सकते हैं? आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ, देन राहुल कैन ऑल्सो ऐड कि जैसे थर्मल की आपने बात करी तो दो की चैलेंजेस हैं। एक तो एंड आई थिंक उसके पहले ये कि आपको हीट डिसिपेट करनी है, लेकिन जिस तरीके की इंडस्ट्री के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम लोग लिक्विड कूल इमर्सिव बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, वी कैन ऑल्सो यूज देम, बट उसे कॉस्ट पेनल्टी आती है। सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस थर्मली अगर मैं बात करूं कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप कितनी जल्दी सेम परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। तो जैसे दो चीज़ें हैं, एक हो गया कि एम्बियंट टेम्परेचर जो भी है, उस जब फास्ट चार्जिंग हो रही है तो उसके ऊपर एक डेल्टा मेंटेन करना है। लेट्स अज्यूम कि वो 10 डिग्री का डेल्टा है, कि एम्बियंट के ऊपर 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो थर्मल लेयर है दैट शुड वर्क इन सच ए वे कि आपका कोई भी सेल 10 डिग्री से ऊपर ना जाए। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि सेल टू सेल वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा कि अगर सेल टू सेल वेरिएशन है तो आपकी डिग्रेडेशन भी वैसा ही होगा। तो हम इंटरनल टारगेट रखते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 डिग्री का टारगेट है कि 4 डिग्री से ज़्यादा सेल टू सेल वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये दो अगर मैं ऑब्जेक्टिव रखता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, कंस्ट्रेंट मेरा कॉस्ट है कि मैं कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। तो हाउ डू आई स्टिल फाइंड अ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन? तो वो सबसे बड़ा आई वुड से कि चैलेंज था। उस आई थिंक आई वुड से कि हमने 10 से 15 इटरेशन करे होंगे उस चीज़ को परफेक्ट करने में। फिजिकल इटरेशन, सिमुलेशंस में तो कम से कम 100 होते हैं। तो ये थर्मल साइड से रहेगा, बाकी आई थिंक BMS साइड वगैरह से। एक दूसरी चीज़ जो हमारे को चैलेंज के फॉर्म में समझ लिया, लर्निंग के फॉर्म में अगर मैं कवर करूँ तो वो होती है प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट की जर्नी। तो जो फंक्शंस आपके या जो चीज़ें आपने टॉलरेंसेस के अंदर बनाया एक प्रोटोटाइप लेवल पे, जब आप उसको प्रोडक्शनाइज करने जाते हैं कि आपको उसको स्केल करना है 100,000 10,000 के वॉल्यूम पे, तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलते हैं क्योंकि जो टॉलरेंसेस हैं वो मिसमैच होने लग जाते हैं, कंपोनेंट के होल्स नहीं अलाइन हो रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है। तो ये सब एक हार्डवेयर की जर्नी है और ये आई गेस किसी भी हार्डवेयर स्टार्टअप के अंदर आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा हमारे लिए वो कुछ यूनिक चैलेंज था, पर ये मैं कहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप अगर ये फेज़ में जा रहा है कि हार्डवेयर बिल्ड करना है, तो इन प्रोसेसेस को जितना जल्दी और जितना अर्ली आप कैच कर सको कि आपका डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन फॉर स्केलेबिलिटी, डिज़ाइन फॉर सर्विस, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट हमें कॉलेज में जस्ट टच कराए जाते हैं कि ऐसा कुछ होता है, पर ये जितना जल्दी हम समझ के प्रोडक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे उतना सबके लिए ईजी हो जाएगा। जब हम प्रोडक्ट हमारे लैब में बनाते हैं और हमारी फैक्ट्री में बनाते हैं तो हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, राइट? हमारा इट्स जस्ट लाइक आवर बेबी, और उसका जो रिस्पॉन्स है
वो कस्टमर देता है, राइट? समटाइम्स वो बिल्कुल उल्टा होता है और समटाइम्स वो बहुत फेवरेबल होता है। तो आप लोगों ने डिजिटल ट्विन के बारे में बात कर रहे हैं, IoTs के बारे में बात कर रहे हैं, BMS का एक सेल्फ डेवलप्ड कंप्लीट टेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइनेंसियर्स ने, यूजर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड दिया आप लोगों को? हाउ वाज इट? आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव था। पहली बात तो ये दो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो फाइनेंसिंग आई थिंक जितना अभी आजकल काफ़ी चल रहा है, बहुत आर्टिकल आ रहे हैं मार्केट में भी, अगर आप देखोगे लिंक्डइन पे कि फाइनेंसिंग बहुत टफ है, एंड इट इज़ टफ। जब हमने चालू करा था, आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स वर नॉर्थ ऑफ 25%। पेट्रोल वगैरह के लिए आई थिंक 11-12% पे निपट जाता है। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हम प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे सेम मैं चार्जिंग की बात कर रहा था कि आपने फास्ट चार्जिंग प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन आपके पास चार्जर होना चाहिए। सिमिलरली आपने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन आपके पास फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई फाइनेंशियर आपका प्रोडक्ट फाइनेंस कर दे। तो फाइनेंशियर एंड ऑफ द डे दो ही चीज़ें देखता है, एक तो होता है कंपनी की बैलेंस शीट, जिसको फाइनेंस करने वाला है उसको अंडरराइट करता है, या फिर वो प्रोडक्ट को अंडरराइट करता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करें और हमारे प्रोडक्ट को अंडरराइट हेल्प करें, राइट? तो जो प्लेटफॉर्म था उसका मेन एम तो हमेशा से एंड कस्टमर के लिए था कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया, डीप डिस्चार्ज हो गया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, लेकिन वारंटी मैनेजमेंट भी हमने एक अलग से एक फीचर निकाला जो कि फाइनेंशियर्स के लिए बनाया हमने। कि मैं बोल रहा हूँ बैटरी 4 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, लेकिन 1 साल बाद ऐसा हो गया कि भाई डिग्रेडेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, राइट? अब टेन्योर पे क्या इम्पैक्ट होएगा उस चीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने अपने प्रोप्राइटरी SOH मॉडल बनाए, स्टेट ऑफ हेल्थ, और उनको हमने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे देके फाइनेंशियर्स को एक्सपोज कर दिया, एक्सेस दे दिया, जो कि हमारी बैटरीज के लिए था ऑब्वियसली टू बिगिन विथ। तो इस चीज़ से वो बहुत बहुत खुश हुए कि भाई आप जो ये करके दे रहे हो, ये मार्केट में एक्चुअली हर जगह मिलता नहीं है। मिलता भी है तो थर्ड पार्टी के थ्रू मिलता है, तो फिर वो उसमें ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि भाई कि कोई और आपका डेटा लेके फिर बना रहा है। तो आई डोंट नो कि उनकी एल्गोरिदम की जो क्या बोलते हैं उसका जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, राइट? तो हमारे केस में इट वर्कड आउट वेरी ब्यूटीफुली। इनफैक्ट एक दो फाइनेंशियल के साथ ऐसा होगा कि आप हमारी बाकी गाड़ियों के लिए भी कर दो। तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस था कि हम उनकी एडिशनल गाड़ियाँ जो कि थाउजेंड्स में है, उनके लिए भी वी वर एबल टू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म। और उसकी वजह से रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है कि आप अगर मेरी बाकी गाड़ियों को हेल्प कर रहे हो तो देन आई विल गिव यू बेटर रेट्स, एंड इवेंचुअली देन अगेन वही फ्लाई व्हील है कि आपका प्रोडक्ट अगर बेटर रेट पे जाएगा तो कस्टमर को ही फायदा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ग्रेट। सो जब मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ तो मुझे जो मैं इंजीनियर्स से बात कर रहा हूँ ये मुझे क्लियरली विजिबल है, राइट? और कई जगह पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंजीनियर्स जो है वो प्रोडक्ट में तो सारा ध्यान दे देते हैं, बट जब बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स आते हैं तो इन्हें, क्योंकि काफ़ी जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके पास में फर्स्ट हैंड बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिल्कुल। राइट? एंड जब आप डील्स करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं और जब आपको प्रॉफिटेबल डील्स आपको करनी होती है, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सब लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं या कहीं पे तो इस तरह से बिजनेस वाइज किस तरह के चैलेंजेस अभी तक आपको आए हैं? तो बिजनेस वाइज अगर मैं बोलूँ तो चैलेंजेस मल्टीफोल्ड से आते हैं। जैसे आपने बोला, आई थिंक इंजीनियर एक बिजनेस को बहुत अलग माइंडसेट से देखता है। जैसे आपने बताया, तो हम लोग तो प्रोडक्ट के साथ पैशनेट इतने होते हैं कि हम प्रोडक्ट के बियॉन्ड कंपनी नहीं समझ पाते हैं। तो हम पहले प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद कंपनी होती है। तो सबसे बड़ी लर्निंग तो हमारे लिए ये थी कि प्रोडक्ट और कंपनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंपनी ऊपर है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एक लर्निंग थी। सेकेंड लर्निंग है बिजनेस नेगोशिएशंस के अंदर, जब हम कस्टमर के साथ प्राइसिंग पे बात कर रहे हैं, जब हम कस्टमर के समझ पा रहे हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, क्या वो डिफाइनिंग पॉइंट है कि अच्छा ये रॉक बॉटम प्राइस है जहाँ पे हम दे सकते हैं, और कितना हम इस प्रोडक्ट को अपसेल कर सकते हैं कस्टमर के साथ। तो वो प्राइसिंग का स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करना जो कि म्यूचुअली विन विन हो दोनों के लिए, हमारी कंपनी के लिए भी और सामने कस्टमर के लिए। वो सारे बिजनेस, आई वोंट से टैक्टिक्स, पर वो सारी बिजनेस लर्निंग्स हमारे को ऑन फील्ड एक्सपीरियंस के साथ आई हैं। तो इनिशियली कुछ लॉसेस हुए इसके कारण? हाँ सर, लॉसेस हुए हैं, मतलब लर्निंग्स आई हैं। मतलब मैं उसको भी ऐसे बोलूँगा, वो नोशनल लॉस से ज़्यादा एक्चुअल लॉस भी हुआ है। नॉट दैट सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक
इंजीनियर होने का एक दूसरा फ़ायदा यहाँ पे ये मिल जाता है कि इंजीनियर पहले एक छोटे स्केल पे टेस्ट करके देख लेता है कि ये मेरा थीसिस या अप्रोच सही है कि नहीं है। तो उस वजह से जो हम लॉसेस हैं उनको भी कंट्रोल कर पाए। तो और उसके बियॉन्ड फिर अगर मान लीजिए एक सर्टेन वे नहीं काम कर रहा है तो उसको एक सर्टेन स्केल तक ही डिप्लॉय किया, उसके बाद फिर फिगर आउट किया कि क्या मैं अलग कर सकता हूँ जब मैं अगली डिप्लॉयमेंट पे जा रहा हूँ। तो वो आइट्रेशन का लूप, वो इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्प करती है ग्रेट कंपनी बिल्डिंग के अंदर भी। जी। राहुल, जब हम कैजुअली डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट शूट करने से पहले, और आपने बोला कि हम लोग एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं विच इज़ ए नीड ऑफ द आवर, राइट, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो लास्ट माइल यूज़र है, एंड यूज़र जब उसको यूज़ करता है तो उसकी लाइफ में एक चेंज आता है, राइट। हमें सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको कोई प्रॉफिट या लॉस बिल्कुल। किस तरह से हो रहा है, वो इम्पैक्ट का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो आप लोग ई रिक्शा के लिए बैटरी बना रहे हैं जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आता है। तो उसके लिए एक 1 आवर ऑफ बैटरी स्टेबिलिटी, या अगर बैटरी वर्क नहीं कर रही है तो उसके लिए बहुत बड़ा मैटर है वो, क्योंकि शाम को उसके घर में खाना तब आएगा बिल्कुल जब वो 1 घंटा रिक्शा चलाएगा, बिल्कुल। राइट। तो आपके पास भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी इम्पैक्ट स्टोरी आप लोगों के पास होंगी, क्या आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं इसके अंदर एक पॉइंट स्टार्ट करूँगा। तो इंडिया में ना एक बहुत अच्छी बुक है, एक सी.के. प्रहलाद ऑथर हैं, उनकी है फॉर्च्यून एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो वो बुक ये कवर करती है कि हम लोग ना हमेशा इंडिया के अंदर वेस्टर्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट मैं अपसेल करके यूरोप, नॉर्थ अमेरिका उन मार्केट्स में सेल करूँ। पर हमारे को ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर ही बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे, और स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, अभी ई-रिक्शा सेगमेंट के अंदर जैसे हमारा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, हमें फ़ायदा ये दिख रहा है कि जो अभी लोग लेड एसिड बैटरी पे चला रहे थे, उनको हर 12 महीने के साइकिल में वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती थी। तो पुरानी बैटरी चाहे बेशक बिक जाती है, उसके बाद भी उस आदमी को फिर से 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ता है नई बैटरी लगवाने के लिए। हमारी टेक्नोलॉजी के साथ क्योंकि बैटरी स्वैपिंग इनेबल हो रही है, जल्दी चार्ज हो पाती है, तो जो एनर्जी ऑपरेटर है, जो बंदा वो बैटरी डिप्लॉय करवा रहा है फील्ड में, उसको भी कम बैटरीज लग रही हैं। मतलब मान लीजिए 100 बैटरी अगर रिक्शा के अंदर है, तो अब पहले बैटरी को चार्ज होने में 4 घंटे लगते थे, उसे 40 बैटरी रखनी पड़ती थी। अब बैटरी को चार्ज होने में हमारे साथ 1 घंटा लगता है, तो उसको 15 बैटरी रखनी पड़ रही हैं। वो भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इनफैक्ट ये सारे नंबर्स प्रूवन है ऑन फील्ड डेटा के साथ। तो एक वो कस्टमर स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। सेकेंड पार्ट ये है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी ऑपरेटर है उसका फ़ायदा हो रहा है, वो इनफैक्ट जब बैटरी डेली रेंटल पे दे रहा है कि रिक्शा ड्राइवर को, वो भी उससे 5 से 10 रुपये कम चार्ज कर रहा है। तो आई वोंट से डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हम उस जो ई रिक्शा ड्राइवर है उसके लिए 5 से 10 रुपये का पर स्वैप का एडवांटेज दे रहे हैं, जो मान लीजिए 1 महीने में उसके लिए शायद 500 से 1000 रुपये का फ़ायदा दे पा रहा है, जो कि उसके लिए बहुत हाँ। बड़ी जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सो इस तरह से हम छोटे छोटे इम्पैक्ट जब क्रिएट करते हैं तो बिजनेस करने में जो एक टेस्ट आता है वो एक अलग लेवल पे आता है, राइट। नहीं बिल्कुल, आई थिंक एक और जैसे टू व्हीलर में फॉर एग्जांपल जैसे 100 किलोमीटर तो बेयर मिनिमम होता है, ये लोग चलाते ही हैं 100 किलोमीटर। इनकी अर्निंग इज अ प्योर फंक्शन ऑफ कितना चलाओगे आप, यस, राइट। अब उसमें ह्यूमन एलिमेंट भी है। अब कई लोग बाहर से आते हैं तो दे आर एबल टू पुश थ्रू, तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको राइट प्रोडक्ट भी चाहिए कि आप ऐसा तो नहीं है ना, अगर आपको चलाना है 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो आपके पास एक राइट प्रोडक्ट भी होना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी आपका डाउन टाइम बहुत कम हो, जल्दी जल्दी आप चार्ज कर सको। तो ये हमारे पास एज अ टेस्टिमनी बोलूँगा कि 2-3 बार आया कि भाई आपकी जो बैटरी है जब मैं अपनी गाड़ी में डालता हूँ उसकी वजह से मेरा जो एंड ड्राइवर है वो 150 किलोमीटर तो मिनिमम चलाता है वर्सेस वो 100 किलोमीटर जो चलाता था पहले। तो ये जो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग डील फ्रॉम दैट फॉर दैट फ्लीट ऑपरेटर कि भाई उसका रेवेन्यू बढ़ गया है क्योंकि ड्राइवर से उसको ज़्यादा मिल रहा है, और इवेंचुअली देन ड्राइवर का भी ज़्यादा फायदा हो रहा है, डबल इंसेंटिव मिल रहा है डबल आपको। इंसेंटिव। बिल्कुल, आपको डबल इंसेंटिव ये भी मिल रहा है कि एक इंजीनियर को यस एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है। कि प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, हाँ। और सेकेंडली जब एक इम्पैक्ट एज ए ह्यूमन अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है तो दैट बिकम्स बिल्कुल। एक और जैसे एनर्जी बैकअप की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने एक एयरबीएनबी में लगाया। वो थोड़ा आउटसाइड सिटी, एयरबीएनबी जनरली आउटसाइड सिटीज़ ही होते हैं तो पावर कट होता ही होता है। तो जब
इसकी वजह से उनका एसी फंक्शन हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई थी यहाँ पे कि एसी नहीं काम करता। जनरली लेड एसिड बैकअप पे एसी काम नहीं करता है। तो यही इतना बड़ा वाव मूवमेंट था उन लोगों के लिए कि भाई आपके बैकअप से मैं 2 घंटा 3 घंटा एसी चला सकता हूँ। तो मेरा जो गेस्ट है उसके तो बहुत ही मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल सेटिस्फैक्शन है, तो उसके जैसे उनके रिव्यूज बेटर होते हैं। तो अगेन हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मैंने एसी चला दिया उसका, एंड दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज डील। सो रिसेंटली हमने एक नई टर्म सुननी शुरू करी है, वो है बैटरी आधार। आधार कार्ड के बारे में हमने सुना था, बैटरी आधार के बारे में ऑडियंस जानना चाहती है कि पहली बात वो है क्या, राइट? तो प्लीज़ उसके बारे में शेयर करें। तो बहुत ही सिमिलर है जैसे हमारा आधार कार्ड है। एक यूनिक आइडेंटिटी है। उस यूनिक आइडेंटिटी में जैसे आपका एड्रेस, आपका नाम, एज, जो भी चीज़ें हैं फॉर अ ह्यूमन जो कैप्चर होती हैं, आइडिया ये कि बैटरी के लिए भी ऐसा एक टैग होना चाहिए। थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ऑब्वियसली यूरोप का जो बैटरी पासपोर्ट है वहाँ से, बट इट गोज़ बियॉन्ड दैट। तो 3 तरीके के डेटा ग्रुप्स में हम इसको बाँट रहे हैं, और हम थोड़ा बहुत इसे पॉलिसी साइड पे भी थिंक टैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज़ ये एक सिंगल कंपनी नहीं बना सकती है, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क, तो इट हैज़ टू बी अ पॉलिसी ड्रिवन थिंग। तो हम इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं कि 3 टाइप के डेटा पॉकेट्स हैं। एक है जब बैटरी बनती है, तो वी आर कॉलिंग देम एज़ बर्थ पैरामीटर्स। उसमें आपका सेल टाइप, बीएमएस कहाँ से आया है, किसने बनाया है, बाकी कंपोनेंट्स कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ों का एक ट्रैक है जो कि स्टैटिक डेटा हो गया। फिर अब बैटरी डिप्लॉय हो गई, तो अब उसका एक परफॉर्मेंस डेटा हो गया और एक ड्यूरेबिलिटी डेटा हो गया, तो इसको एक डिफरेंट बकेट में डालते हैं जो कि डायनेमिक डेटा हो गया। तो ये डायनेमिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फाइनेंशियर या फॉर अ सेकेंड हैंड बायर, कि मान लो कल को चल के मैं अपनी ईवी बेचना चाहता हूँ और आपको मेरे से सेकंड हैंड खरीदनी है, तो अब किस बेसिस पे हम बात करें, राइट? तो मैं तो आपको बोल दूंगा कि मेरे ओईएम से बात कर लो, ओईएम बोलेगा मुझे नहीं पता, राइट? तो बैटरी आधार का काम यहाँ पे उस टाइम पे आएगा कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपके और मेरे बीच में कि भाई इतनी लाइफ बची है अभी। एक थर्ड टाइप का डेटा है वो सर्विस डेटा। वो ये कि ये कितनी बार सर्विस में गई है, भले ही वो लोकल शॉप पे गई हो या ओईएम के पास गई हो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जब हम अगेन ट्रांजैक्ट करेंगे। तो बैटरी आधार इज मोर ऑफ अ फ्रेमवर्क जो अलाउ करता है ओईएम्स को डेटा शेयर करने के लिए, सो दैट यूजर्स, फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज and even refurbishers can leverage this data so that they can do then business among themselves. ग्रेट। सो बैटरी आधार क्या है और क्यों करना है ये मुझे क्लियर हुआ। जब तक चीज़ें मैकेनिकल साइड्स में ज़्यादा थी, काइंड ऑफ लेड एसिड बैटरीज में, तब तक इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, या फिर डाटा की अवेलेबिलिटी इटसेल्फ वाज वेरी लो, राइट? और कलेक्ट करने के सिस्टम्स बहुत कम थे। अभी हमारे पास क्योंकि डाटा अवेलेबल है, तो इन सब चीज़ों से आधार, बैटरी आधार काइंड ऑफ थिंग कैन बी क्रिएटेड, राइट? नाउ क्वेश्चन कम्स इज कि जैसे आधार कार्ड की प्राइवेसी का एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में उसका डाटा रहता है, and how government itself is getting access and how are other stakeholders getting access, वो एक चैलेंज है। सो इसमें प्राइवेसी का किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है? क्या उसके बारे में थिंक थ्रू हो गई ये चीज़ें या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। 2 चीज़ें, एक है कंसेंट टू शेयर डेटा, एक है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी पे जब आते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि मे बी थोड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल है, बट आई विल स्टिल शेयर कि जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ से इंसेंटिव मिल रहा है, जैसे हम स्मार्टफोन्स भी यूज़ करते हैं या कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, तो उसमें लिखा होता है वी विल रीड दिस डेटा फ्रॉम योर जीमेल, रीड राइट एक्सेस होगा, राइट? एंड आप फिर भी आप उसको एक्सेस देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आपको वो वैल्यू एड मिलती है उस मोबाइल एप्लीकेशन से या वेबसाइट से। तो जब तक इंसेंटिव नहीं है फॉर द एंड कंज्यूमर या जो भी है, तब तक वो डेटा शेयर करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है। जैसे हमारे खुद के आधार कार्ड में, अगर आधार कार्ड से मेरा बैंक केवाईसी में इन सब में इतना फायदा होता है, मेरा इतना इंसेंटिव है, तो आई एम रेडी टू शेयर दैट डेटा। सो कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। प्राइवेसी पे जब आते हैं तो वो जो काम है दैट इज अ टेक्निकल थोड़ा फ्रेमवर्क। बाई लॉ डेटा का जो ओनर है वो फाइनेंशियल ओनर ऑफ द व्हीकल है, राइट? तो आप उस फाइनेंशियल ओनर के पास जाके ही बोल रहे हो कि भाई देखो, अगर आप डेटा शेयर करोगे, अगर आप कंसेंट देते हो, तो यू कैन गेट दीज वैल्यू एड्स। अगर वो विन विन है तो फिर प्राइवेसी फिगर आउट हो जाती है टेक्निकल लेवल पे। तो प्राइवेसी आई विल से कि एक सेकेंडरी कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न कंसेंट है।
सो कंसेंट जब तक मिलेगा नहीं तब तक प्राइवेसी का कोई काम नहीं होगा. हाँ, हम प्राइवेसी इज सेकेंडरी, बट यस प्राइवेसी कैन बी टेकन केयर ऑफ. आप Yeah. ये बोल रहे हैं इट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल थिंग. टेक्निकल मतलब आज की डेट में framework बन ब्लॉकचेन सकता है, है, बहुत सारी चीजें हैं दैट कैन बी वर्कड आउट. उससे टेक केयर हो हाँ, सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कंसेंट, अगर कंसेंट लेना है तो उसको इंसेंटिवाइज करना, यस. दैट्स इंपॉर्टेंट. ग्रेट. सो राहुल एंड प्रशांत, ऑब्वियसली जब हम लिथियम आयन बैटरीज इंडस्ट्री में हैं और गवर्नमेंट काफ़ी सारा पुश कर रही है, या तो हमें समझते रहना पड़ेगा साथ साथ में कि पॉलिसीज़ किस तरह से बन रही हैं, विच वे, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दोज पॉलिसीज़, वो हमें समझना पड़ेगा. तो आपको क्या लगता है कि पॉलिसी वाइज हम क्या सजेशन दें, या अगर हमारे हाथ में है, और इसको रिवाइज करते हैं कि पॉलिसी वाइज अगर हमें एक राइट मिले चेंज करने का जो कि ईवी अडॉप्शन को सडनली एक बूस्ट दे सके, तो वो पॉलिसी में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं? श्योर. इसके अंदर मैं कहूँगा पहला एक पॉइंट तो है जो आई गेस सारे बैटरी फाउंडर्स एग्री करेंगे कि बैटरी के ऊपर आज अगर हम अलग से सेल करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसके ऊपर 18% जीएसटी है. पर जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रहा है नई बैटरी के साथ, वहाँ पे जीएसटी 5% है. बिल्कुल जैसे, तो ये काफ़ी बार कॉल आउट भी किया गया है ये पॉइंट, एंड आई विश कि इसको जल्दी हियर करके एड्रेस किया जाए, क्योंकि वो 13% जीएसटी का डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है फ्रॉम अ एंड कस्टमर परस्पेक्टिव एंड इवन फॉर एवरीवन इन द होल वैल्यू चेन. एनीथिंग एल्स प्रशांत, वुड यू लाइक टू ऐड? आई थिंक बैटरी आधार की जो हमने ऑलरेडी बात करी, कि कुछ एक पॉलिसी उस रिगार्ड में हो, एंड आई थिंक धीरे धीरे करके वो फ्रेम होएगा वो प्रोटोकॉल. जैसे यूईआई धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, राइट? तो ऐसे करके बैटरी आधार रिलेटेड मैं यही बोलूँगा कि उसके अराउंड कुछ ऐसे पॉलिसी आई कि डेटा शेयरिंग एंड डेटा एक्सेस बाय डिफरेंट प्लेयर्स वो ईजी हो जाए. ताकि उससे, क्योंकि उससे होगा एक तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उससे एक और चीज़ होगी कि न्यू बिजनेसेस विल एक्चुअली डेवलप. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसाइकलर हूँ या रिफर्बिशर हूँ और मैं ओईएम के पास जाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको इतना ऑफसेट तो 100% दे दूंगा, तो ओईएम कैन देन ऑफसेट दैट वैल्यू इन देयर सेलिंग प्राइस इटसेल्फ. तो इवेंचुअली ऐसे करके न्यू बिजनेस मॉडल भी इवॉल्व हो सकते हैं उससे. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने जो बताया कि बैटरी में जब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, और जैसे सेकेंड हैंड अगर मैं व्हीकल्स की बात करूँ तो इट वाज अ वेरी ग्रे काइंड ऑफ एरिया, जहाँ पता नहीं चलता था कि भी पहले कि वो सर्विस कहाँ हुई है, व्हीकल कितने किलोमीटर्स एक्चुअली चल चुकी है, क्योंकि चेंजेस करना बड़ा इजी था पहले, राइट? जैसे जैसे उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है तो वैल्यूज जो हैं वो एक फिक्स एक जगह पे आ गई, भाई 5 साल व्हीकल चला हुआ व्हीकल का क्या वैल्यू होना चाहिए, 4 साल व्हीकल का क्या हुआ. सो दैट मेक्स सेंस कंप्लीटली. एंड आई थिंक एक और चीज़ है जैसे कि सर्विसेबिलिटी ऑफ द व्हीकल जो होती है, जैसे कि अपनी पेट्रोल डीजल की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, कोई भी सर्विस कर सकता है, राइट? एक लोकल गैराज वाला भी सर्विस कर सकता है, पर ईवी में नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ईवी में आई थिंक वो मैकेनिकल सिस्टम्स को छोड़ के, सस्पेंशन ब्रेक्स को छोड़ के वो कुछ भी हाथ ही नहीं लगा सकता. तो उसके अराउंड आई विल नॉट से कि कोई पॉलिसी, बट ऐसा कुछ अगेन ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जैसे अपन कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ओबीडी पोर्ट्स होते हैं, राइट? उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत बेसिक डेटा निकाल सकते हैं कि भाई ये गाड़ी में क्या इशू चल रहा है. तो ऐसे ईवी में भी एक कुछ पोर्ट स्टैंडर्डाइज करने चाहिए कि अगर मैं एक लोकल सर्विस वाला भी अगर एक्सेस करना चाहे बेसिक चीज़ें, तो वो कर सकता है. एंड उसके बेसिस पे एक ईवी अडॉप्टर के लिए जो कि ईवी चला रहा है, उसके लिए इट बिकम्स वेरी इजी कि मैं कहीं पे भी सर्विस करवा सकता हूँ, मेरे को सर्विस सेंटर जाने की हमेशा ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक ये भी एक काम कर सकता है. आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या होएगा, बट कुछ फ्रेमवर्क उसके अराउंड होना चाहिए, डेटा शेयरिंग के अराउंड. ईवी इंडस्ट्री में आप मैन्युफैक्चरर्स ओईएम्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके कोर एरिया में नहीं आती हैं, वो आपके कोर एरिया से बाहर आती है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो आपके कोर एरिया में आती है. और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद नहीं करना चाहते लेकिन फ्रेंड हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको आप शेयर करना चाहते हो कि ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है, और एक क्रिटिकल प्रॉब्लम भी है इस इंडस्ट्री की. तो मैं पहले बेशक स्टार्ट करना चाहूँगा 3 चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी जो चैलेंजेस हैं इकोसिस्टम में, जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया जा रहा है और काम भी हो रहा है. सबसे पहला है उसके अंदर से मोटर्स, क्योंकि अभी हमारे नेबरिंग जाइंट ने सप्लाई चेन कंट्रोल काफ़ी किया हुआ है रियर अर्थ एलिमेंट्स का. उसकी वजह से इनफैक्ट सारे बड़े ओईएम्स को ये हीट ऑब्जर्व हो रही है कि अगर कल को मोटर का सामान ही नहीं आएगा
मैग्नेट ही नहीं मिलेगा तो कल को मोटर कैसे बनाएंगे, और मोटर ही नहीं बनेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनेगा। तो उसके काफ़ी इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस बन रहे हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आई स्टिल थिंक देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप, बहुत पोटेंशियल है स्पेसिफिक डिज़ाइन, कस्टम यूज़ केसेस इन सब का बनाने का। सेकंड जो मेरे को लगता है जो हम चाहेंगे सारे इकोसिस्टम के अंदर मिलके काम होना चाहिए, वो है अराउंड बैटरी आधार। क्योंकि जैसे प्रशांत भी बता रहे थे, हम लोगों के हिसाब से बैटरी आधार एक फ्रेमवर्क है जो कि सारे इकोसिस्टम की मदद करेगा। तो उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए पूरे इकोसिस्टम की ज़रूरत है कि हर कस्टमर, हर सेगमेंट, इकोसिस्टम का हर प्लेयर बता पाए मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि जो भी कमिटी वो फॉर्म कर रही है सॉल्यूशन, वो फ्रेमवर्क डिफाइन कर रही है, वो उस पर्सपेक्टिव से सोच पाए। तो ये दोनों बड़ी चीज़ें हैं। तीसरा एक एलिमेंट है रिगार्डिंग बैटरी रिसाइकलिंग, जो प्रशांत ने भी पहले बोला था। अगर बैटरी रिसाइकलिंग का कुछ भी हम अपफ्रंट कॉस्ट कंफर्म कर पाएँ कि आज से 5 साल बाद एटलीस्ट ये पुरानी बैटरी 100 रुपये की जाएगी, तो वो इनपुट कॉस्ट डे 1 पे कंसिडर की जा सकती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं पूरी इकोसिस्टम के अंदर जिसके ऊपर काम होना चाहिए। और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आज आप सॉल्व नहीं कर रहे हो बट आपके कोर एरिया में आते हैं और आप नियर फ्यूचर में आप लोग करना चाहते हैं? आई थिंक शुरू में राहुल भी बोल रहे थे कि जहाँ पे बिजली बनती है वर्सेस जहाँ कंज्यूम होती है, तो अभी हम कंजम्पशन वाली साइड पे हैं। बट धीरे धीरे करके हम लोग ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं मतलब पूरा जैसे हाँ। एग्जैक्टली तो ट्रांसमिशन हो गया, बिहाइंड द मीटर हो गया, स्टोरेज हो गया। स्टोरेज हो गया। तो ये एडजेसेंट एप्लीकेशंस हैं, उसमें से कुछ हम ऑलरेडी कर रहे हैं जो कि अगेन कंजम्पशन साइड पे ही है। बट वी विल ऑल्सो वांट कि हम उस साइड मूव करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अनटैप्ड एरियाज हैं अभी आज की डेट में। एनर्जी लॉसेस आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। यस, इंडिया में ट्रांसमिशन लॉसेस अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखेंगे बहुत ज़्यादा है ग्लोबली। मतलब हम लोग शायद हाईएस्ट रैंकिंग नेशंस में आते होंगे जहाँ पे एनर्जी थेफ्ट के अंदर और ट्रांसमिशन लॉसेस में। तो वहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के साथ प्लस क्लाउड मॉनिटरिंग टूल्स के साथ हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर। Lovely. 2030 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट रखा कि मिनिमम जितने स्कूटर्स या जितने व्हीकल सेल हो रहे हैं उसके 30% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल होने चाहिए। हाउ डज योर टीम, राहुल, प्रशांत एंड योर फाउंडर्स टीम और द एनर्जी कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताएं 2030 का सिनेरियो आप किस तरह से देखते हैं? एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कंज्यूमर अप्रोच, कंज्यूमर माइंडसेट की तरफ से, यूज़र कन्वीनियंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है कंपनीज़ की। तो लोग ज़्यादा कनेक्टेड प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। तो आप कोई भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लीजिए, टाटा हैरियर ईवी देख लीजिए या महिंद्रा B6 9e, वो दोनों प्रोडक्ट्स देखें, उनके अंदर भी कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि बैटरी बड़ी होती जा रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो लोगों की रेंज एंग्जाइटी कम करने के लिए जो एक माइंडसेट था, जैसे टू व्हीलर में हमेशा से माना जाता है कि 100 किलोमीटर चलना चाहिए तभी मेरा एक रेंज एंग्जाइटी थोड़ा कम रहेगा, आई गेस 4 व्हीलर के केस में वो नंबर 400 से 500 किलोमीटर बन जाएगा। और क्योंकि सेल प्राइसिंग फॉल हो रही है, बैटरी स्केल पे बनना शुरू हो रही है, तो नॉर्मल व्हीकल्स जो आएंगे वो शायद 300 से 400 किलोमीटर की रेंज दे पाएंगे, रियल रेंज प्रोडक्ट लेवल पे। तो ये एक ऐसा हम विजन एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज के टाइम पे ना ये बहुत अलग अलग इकोसिस्टम है। अगर मेरे को बिजली का बिल भरना है तो मैं सोचता हूँ अच्छा मेरे को एक बेस्कॉम या डिस्कॉम, किसी भी डिस्कॉम पे जाके बिल भरना है, और अगर मेरे को गाड़ी में फ्यूल भरवाना है तो मेरे को उसके लिए पेट्रोल पंप पे जाना है। हमें लगता है 2035 के फ्यूचर के अंदर ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी, ये पूरा एक यूनिफाइड एनर्जी इकोसिस्टम बन जाएगा। क्योंकि आपको व्हीकल बाहर चार्ज करने के लिए एनर्जी पॉइंट्स हैं, अगर आपने ही अपने घर में एक्स्ट्रा सरप्लस के लिए सोलर लगाया हुआ है तो आप क्रेडिट्स भी जनरेट कर सकते हैं एनर्जी के। तो वो एनर्जी के साथ किसी भी कंज्यूमर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे चेंज हो रहा है। तो हमें लगता है वो एक नेक्स्ट बड़ी चीज़ है जिसमें डिसरप्शन आ रहा है। सो प्रशांत, एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बैटरी या एनर्जी फील्ड में अपना स्टार्टअप बिल्डअप करना चाहते हैं, राइट? तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? आई थिंक एक तो ये है कि जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप सोल्यूशन केटर, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ट्राई टू बी एज नीश एज पॉसिबल। कि मतलब अगर मान लीजिए कि डीकार्बनाइज करना है मेरे को
कंट्री को, हाँ, वो बहुत बड़ा विजन है, जेनरिक हो गया। बहुत जेनरिक हो गया। तो मेरे को नीश जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको बैकअप सिस्टम बनाने हैं, तो बैकअप सिस्टम आप एक एयरबीएनबी के लिए बनाओ वर्सेस एक कमर्शियल के लिए बनाओ वर्सेस एक रेसिडेंशियल के बनाओ, तीनों थोड़े अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप नीश सेलेक्ट करना आपका बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो नीश इतनी छोटी मार्केट है कि उसका सेंस नहीं बनता। तो आई विल से कि अनक्राउडेड बट फेमिलियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि ओवरलुक हो रही है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये एक मेरी एडवाइस रहेगी। दूसरा ये कि पेड पायलट्स करो जो कि हमें रियलाइज हुआ बाद में कि सबसे मतलब दुखती हुई दर्द, मतलब फ्री पायलट कर सकते हो, बट देन मतलब पीपल डोंट वैल्यू फ्री थिंग्स। यस, yes. मतलब कि आप Freebies को फ्री value आप उनके साथ करो जिनको आप लगता है कि यार ये बड़े क्लाइंट है, राइट, आप इनको जाने नहीं देना चाहते हो, तो उनके लिए तो आप तो हाँ। जब भी कोई भी कस्टमर किसी चीज का मे बी पेमेंट कंप्लीटली देके नहीं, फॉर द टाइम बीइंग अगर उसने पेमेंट करी हो एज अ डिपॉजिट या किसी भी तरह से, तो It shows पीपल interest. इट शोज इंटरेस्ट एंड जनरली इट क्रिएट्स इंटरेस्ट आल्सो। जहाँ किसी का धन लगा है वहाँ उसका मन लगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। मन लगता है वहीं उसका धन लगता है। बिल्कुल सो मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जो ईवी इंडस्ट्री का हिस्सा है, इंजीनियर्स हैं। स्टूडेंट्स ईवी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं या द एनर्जी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को जॉब देते हैं या फिर आप फ्रेशर्स को भी ऑनबोर्ड करते हैं? किस तरह की स्पेसिफिक स्किल्स आप देखते हैं किसी को भी हायर करने से पहले? हम फ्रेशर्स को भी ऑनबोर्ड करते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है फ्रेशर्स बहुत एजाइल होते हैं, तो उन लोगों को आप उस मोल्ड कर सकते हो कंपनी कल्चर, कंपनी फिलॉसफी के हिसाब से। तो हमारी कंपनी में आज के टाइम पे भी ऑलमोस्ट 40 to 50% टीम स्ट्रेंथ जो है फ्रेशर्स है, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आई हुई है। उसके अलावा जो भी अर्ली एक्सपीरियंस वाले हैं, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वाले, मुझे लगता है वो भी बहुत हद तक मोल्डेबल होते हैं। तो हम लोगों का तो अगर आप पूछोगे तो शायद मेरा तो सॉफ्ट बायस भी है कि पीपल हु कम विद अ डिफरेंट माइंडसेट कि यार ये क्यों नहीं हो सकता, मैं ऐसा करके देखूं, मैं वैसा करके देखूं, वो आई बिलीव फ्रेशर्स और फर्स्ट 3-4 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोगों में ज़्यादा होता है। और कोर स्किल सेट्स जो हम देखते हैं, एक तो ये है कि एक आदमी के अंदर पैशन, डेडिकेशन तो बेयर मिनिमम है जो होना ही चाहिए। दूसरा उसके अलावा क्या है, कॉलेज में कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होना चाहिए। मैं तो इसके लिए वेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली कोई अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है ना, और अगर जेन्युइनली काम किया हुआ है, तो आप उस टॉपिक को आधा घंटा 1 घंटा पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इनफैक्ट एक की क्वेश्चन जो मैं अब सब जिनको भी हमने हायर किया, मैं सबसे बाकी सारी एक साइड पे होता है, हाँ सीक्रेट नहीं, मैं बहुत जनरल स्टेटमेंट है। इनफैक्ट आज के टाइम पे चैट जीपीटी के ज़माने में उसके भी हमें आंसर्स मिल जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि अच्छा आप एक प्रोजेक्ट बताओ जिस पे आपने काम किया हुआ है और उसमें आप क्या चैलेंजेस और लर्निंग्स रहे थे। उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप मतलब हम लोग तो एटलीस्ट जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ मेक श्योर करता हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है कि उस आदमी की अप्रोच क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है। तो उससे कल्चरल फिट का एस्पेक्ट भी क्लियर हो जाता है। सही, ग्रेट। सो मुझे ऐसा लगता है कि द एनर्जी कंपनी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो यंगस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। सो अगर कोई यंगस्टर हमारे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट करता है कि ही इज़ इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, सो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपकी टीम में से कोई उनसे कनेक्ट करेगा? डेफिनेटली सर। Great. Thank you so much. Sure. And I think it was an amazing conversation with 2 of the 4 founders from the energy company, Prashant and Rahul. I'm really thankful for you, Sure. to you for this time. क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पैसे से ज़्यादा किसी के लिए समय निकाल पा रहा है तो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं है। बिल्कुल। And this has been a great conversation with both. Sure. Thank you so much. Yeah, thank you for inviting us as well. Thank you. अगर आप ईवी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ईवी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो द विजन ग्रिड में वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स आपके पास आ रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।